नमस्कार, मैं मानव कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। हम लोगों की जो चर्चाएं चल रही हैं वो हमारी वार्तालाप आपसे जो अभी तक हुई है वो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने किया था। और आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे वो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बातचीत करेंगे और उसी के माध्यम से उसकी पृष्ठभूमि में भी जाएंगे। पीछे के इतिहास की जो प्रमुख कड़ियां हैं उसको जोड़ते हुए हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। अगर हम देखें तो भारत में ब्रिटिशर्स ने अपना इस्टेब्लिशमेंट जो करना स्टार्ट किया वो 1757 प्लासी के युद्ध से स्टार्ट किया। तो प्लासी का युद्ध 1757 में घटित हुआ था। उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1757 से लेकर के 1857 के जो 100 साल है, इन 100 वर्षों में ऐसी क्या चीजें घटित होती रही, ऐसे कौन से प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण रहे जिसके कारण 100 वर्षों के बाद भारतीयों ने अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया और यह स्वतंत्रता संघर्ष काफी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान अपने रूप में आया। तो आज हम उन कारणों को भी देखेंगे कि इन 100 वर्षों के दौरान में हमसे हमारी कहाँ संरचना में, ढांचे में क्या क्या आमूल परिवर्तन किए गए, जिसका इम्पैक्ट हमको ये 100 वर्षों के बाद दिखता है। अगर हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि उसके बहुत से कारण रहे होंगे, जिन कारणों के बिंदुओं पर अगर विचार करेंगे तो देखेंगे कि ये संघर्ष कैसे प्रारंभ। तो मुख्यतः इसको देखते हैं कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र है वहां पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा, जैसे अवध है, बंगाल है, बिहार है, इस क्षेत्रों में प्रोविंसेस पे हम ज्यादा इसका प्रभाव देखते हैं। तो कौन से ऐसे कारण रहे होंगे? तो कारणों की चर्चा करते हुए देखें कि जो पहला महत्वपूर्ण कारण हमको दिखाई पड़ता है वो राजनीतिक कारण थे, जो पॉलिटिकल रीजंस थे, उनके कारण इसमें कौन कौन से बिंदु हैं जिनके कारण ये स्वतंत्रता संघर्ष स्टार्ट। तो पॉलिटिकल कारण में अगर देखें तो एक लॉर्ड वेलेस्ली की चर्चा हम जरूर करेंगे। तो जब हमने कहा किसी के माध्यम से पीछे के इतिहास पर भी एक नजर डालेंगे और इसको कड़ी पूरी 1857 तक हम लेकर के आएंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली की एक सहायक संधि भी एक राजनीतिक कारणों में से कारण है। तो ये क्या संधि थी और क्यों ऐसा उसने किया लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी क्या था? उस समय कई शक्तियां हमारे यहाँ विद्यमान थी। अंग्रेज अपना जमीन तलाश रहे थे, फ्रांसीसी अपनी जमीन तलाश रहे थे, डच भी थे, स्पेनिश भी थे, जो यहाँ लगातार यूरोपीय शक्तियां संघर्ष कर रही थी भारत में अपने उपनिवेश को स्थापित करने के लिए। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लेकर के आया, जिसके माध्यम से उसने जो भारतीय राजा थे, तो भारतीय राजाओं से उसने ये सहायक संधि की और सहायक संधि के माध्यम से कहा कि भाई हम आपके किसी भी इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो विदेशी संबंध होंगे, जो विदेशों के साथ जो संबंध होंगे, वो हमारे माध्यम से, किसी भी यूरोपीय शक्ति के साथ आप कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अपने यहाँ रखने से पहले आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी और अपना एक राजदूत उस देशी राजा के दरबार में परमानेंट जो है एस्टेब्लिश रहेगा और एक सेना, बड़ी सेना जो है रखी जाएगी उस राज्य में, जिसका कि भरण पोषण, उसका खर्चा उस राज्य को वहन करना पड़ेगा। तो इससे देखिए आप कई चीजें अंग्रेजों की फ्रूटफुल हो रही थी। नंबर एक चीज की, बिना अपना पैसा व्यय किए एक शक्तिशाली सेना दूसरे राज्य में रखी जा सकती थी। दूसरा, उसके राज्य पर कंट्रोल भी स्थापित किया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर यह सेना अपने लिए भी इस्तेमाल की जा सकती। और ये उनको आश्वस्त किया जाता था
जो राज्य सहायक संधि करते थे अंग्रेजों के साथ में, उनको ये आश्वस्त किया जाता था कि यदि कोई बाहरी शक्ति आप पर आक्रमण करेगा, उससे सुरक्षा की, उससे रक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो अक्सर जो कमजोर देसी राज्य थे, देसी राजा थे, उन्होंने इस सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। दूसरा एक और एस्पेक्ट था लॉर्ड वेलेस्ली का कि वो एक बफर स्टेट स्थापित करना चाहता था। बफर स्टेट मतलब हमारे ब्रिटिश एम्पायर जो उसके अपने जो राज्य थे और जो शत्रु राज्य थे, उन दोनों राज्यों के बीच में एक ऐसा राज्य हो जहां पर अगर युद्ध लड़ा जाए तो ब्रिटिश राज्यों का न्यूनतम नुकसान हो, उसको बफर स्टेट कहते हैं। तो ब्रिटिश राज्यों का न्यूनतम नुकसान हो, या तो नुकसान उस राज्य का होगा जिसने सहायक संधि करी है, या शत्रु को होगा। आपके राज्य में तो युद्ध लड़ा नहीं जा रहा है, तो इस प्रकार से उसने एक बफर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट लेकर के आया। जैसे उस समय जो बड़ी शक्तियां थी वो मराठास थे, दक्षिण में टीपू सुल्तान था, तो इन लोग के राज्यों के संघर्ष और उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए उसने देसी राज्यों के साथ में ये समझौता किया, लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी। और इस प्रकार से ब्रिटिश एम्पायर को उसने एक्सपैंड भी किया, उसने बढ़ाया ब्रिटिश एम्पायर को, और काफी हद तक काफी बड़ा भी हुआ। और इस सहायक संधि को करने वाला जो पहला जो राज्य था वो अवध था। अवध ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, और अवध राज्य में एक राजदूत ब्रिटिशर्स का स्टैब्लिश वहां पर स्थापित कर दिया गया, और उसने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। अभी आपको बताएंगे कि आगे चल करके किस प्रकार से अवध का भी विलय किया। फिर दूसरा एक बाद में गवर्नर जनरल आया, बड़ा चर्चित नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल होकर आए तो उनका दृष्टिकोण एकदम क्लियर था कि वो साम्राज्य का, ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार करना चाहते थे और उसको बड़ा करना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे। ये इन प्रकार है। तो उन्होंने आक्रामक नीति भी अपनाई। पंजाब था, पीकू था, असम था, तो उसको उन्होंने युद्ध के माध्यम से भी जीता, उसको साम्राज्य का विस्तार किया। फिर उन्होंने देखा कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर उनके अपनी संतानें नहीं, तो उसको उन्होंने क्लासिफाइड कर लिया कि ऐसे कैसे कौन कौन से राज्य हैं। तो देखा एक वो राज्य हैं जिन जो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के या ब्रिटिश एम्पायर के अधीनस्थ नहीं, वो एकदम फ्री एम्पायर। तो वहां पर तो इनका ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, जो गोद देने का जो प्रथा जो उन्होंने निषेध की थी, वो नहीं लागू हो पाया, क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव और दबाव नहीं था। दूसरे वो थे जो सेमी कॉलोनियंस थे, तीसरे जो थे पूरी तरीके से उनके हाथ थे। तो वहां पर उन्होंने ये नियम लगाया कि अगर आपके कोई अपनी संतान नहीं है, मतलब जिसका अपना ब्लड नहीं है, तो वो लोग अपना उत्तराधिकारी या संतान गोद लेने से पहले आपको ब्रिटिश एम्पायर से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि अनुमति मिलती है तो ठीक है, यदि अनुमति नहीं मिलती है तो आपका जो साम्राज्य है वो उत्तराधिकारी ना होने के कारण उस साम्राज्य का ब्रिटिश एम्पायर में विलय कर लिया जाए। ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, जिसको कि आगे कहा गया व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, और राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। किस प्रकार से भारतीय राजाओं के राज्य को हड़पा जा सके, ये नीति उन्होंने लागू करी। इससे बड़ा अफरा तफरी का भी माहौल बन गया, क्योंकि बहुत से राजा ऐसे थे जिनके कोई अपनी ब्लड रिलेशन की संतानें नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं झांसी था, सतारा था, संभल था, संबलपुर था, बघाट था। ऐसे बहुत सारे जो राज्य थे जिनके कोई अपना ब्लड रिलेशन का बच्चा नहीं था, ये लोग बच्चा गोद लेते थे और गोद लेने के बाद में उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो ऐसे कई राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया और उनकी स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि ऐसे राज्यों ने 1857 का जब क्रांति स्टार्ट हुई तो उसमें चाहे झांसी की रानी हो, लक्ष्मीबाई जी,
चाहे ये जो लखनऊ है, जहाँ जिस शहर में हम हैं, यहाँ पर जहाँ से ये लेक्चर डिलीवर हो रहा है, तो यहाँ पर बेगम हजरत महल जी, जिनके दत्तक पुत्र ब्रिजेश कादिर को भी नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो वो थी। ऐसे ही तात्या टोपे, ये नाना साहब थे। ऐसे कई साम्राज्य राजा थे जिनको भी संतान ना होने के कारण जिनके राज्य को विलय किया गया था, और फिर ये लोग 1857 में जो क्रांति स्टार्ट हुई, उस क्रांति में मुखर रूप इन्होंने धारण किया। तो इस जो डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत से राज्य अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। फिर हम देखें कि एक और बड़ा कारण था कि भारतीयों के मन में एक बात और थी कि इससे पहले भी भारत पर शासन होता रहा, तुर्कों ने किया, मुगलों ने किया, लेकिन ये लोग भारतीय समाज में ही रच बस गए। ये लोग भारत के ही होकर के रह गए और पूरी तरीके से यहाँ के समाज में घुल मिल गए। तो उन लोगों को भारतीय जनता ने स्वीकार कर लिया, भारत के लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हमारे जैसे ही लोग। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये एक प्रकार से अनुपस्थित, एब्सेंट पावर थे, अनुपस्थित सत्ता थी, कि जो रहते तो ब्रिटेन में थे और एम्पायर यहाँ उन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ था। तो यहाँ से केवल पैसा कमा करके अपने देश ले जाना, और पैसे का ट्रेड वेल्थ थ्योरी भी आगे भी हम चर्चा करेंगे इस पर। तो ये एब्सेंस थे, ये यहाँ रहना नहीं चाहते थे, ये केवल यहाँ से पैसा कमाना चाहते थे, लूटमार करना चाहते थे और अपने देश का भला करना चाहते थे। तो एक वो भी दिमाग में बात थी कि ये लोग जो है हमारा भला करने के लिए नहीं आए हैं, ये एक प्रकार से लूटमार करने, लुटेरे हैं, ये हमको लूटने आए। तो ये दिमाग में भी बात उनके थी। फिर मैंने अभी आपसे चर्चा की कि जो सहायक समिति थी, सबसे पहले अवध के नवाब ने जो है उसमें समझौता किया था लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में। लेकिन 1856 में अगर हम देखें तो जब काफी साम्राज्य का विस्तार हो गया, चाहे वेलेस्ली की सहायक संधि के माध्यम से हो, चाहे युद्ध में विजय के माध्यम से हो, चाहे लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के माध्यम से हो, तो काफी एक्सपैंड कर गया था ब्रिटिश एम्पायर, काफी उसका साम्राज्य फैल गया था। लेकिन अभी भी जो अवध प्रांत था, जो अवध क्षेत्र, जिसको ये हम आप लोग लखनऊ, फैजाबाद, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, ये जो पूरा अवध क्षेत्र है जहाँ अवधी बोली जाती है, पूरा अवध प्रांत था, ये उनके अंडर में नहीं था। लेकिन वेलेस्ली की सहायक समिति के माध्यम से तो था, लेकिन डायरेक्ट इसको कंट्रोल करना चाहते थे। अब कैसे उसको जीतते, क्योंकि ऑलरेडी वो सहायक समिति कर चुका था। जो उनका राजदूत जो रेजिडेंट था वो ऑलरेडी ही यहाँ अवध के प्रांत का उसको चला रहा था। तो उन्होंने 1856 में कहा कि कुशासन का आरोप लगाया कि यहाँ पर शासन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं चल रही, इसलिए अवध प्रांत का हम अपने में विलय करते हैं। और अवध का जो विलय उन्होंने किया, तो उससे एक बड़ा हाहाकार सा मच गया, क्योंकि अवध से सबसे ज्यादा जो जो ब्रिटिश जो सैनिक थे, उसमें जो भारतीय ब्रिटिश सैनिक थे, उसमें ज्यादातर बहुत सारे लोग अवध प्रांत के थे। अब अवध का जब विलय किया गया तो दरबार खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, यहाँ पे ब्रिटिश की डायरेक्ट पॉलिसी लागू हो गई। तो जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश की सेवा कर रहे थे, उनको लगा कहीं ना कहीं कि हमारा सेवा करना बेकार चला गया, क्योंकि उनका परिवार, उनका घर कहीं ना कहीं जब विलय किया गया तो प्रभावित हुआ। तो उनके भी दिमाग पर एक मानसिक कुठाराघात हुआ कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं और इन्होंने हमारे ये राज्य का देखिए हड़प लिया और उसका विलय कर दिया। तो ये 2-3-4 कुछ इम्पोर्टेंट जो राजनीतिक कारण है, ये इसका इम्पैक्ट भी हमको दिखाई पड़ता है 1857 के उसमें। फिर अगर हम कुछ प्रशासनिक कारणों की बात करें, सामाजिक और प्रशासनिक जो कारण है उसमें अगर हम देखें तो भारतीय समाज में कुछ प्रथाएं भी चल रही थी जो समाज का बहुत अभिन्न अंग थी। हम लोग कई बार धर्म को और सामाजिक व्यवस्था और ताने बाने को बहुत बड़ा मानते हैं, और उसमें जब कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे समाज में अगर आप देखें तो इस समय एक सती प्रथा नाम की कुप्रथा प्रचलित थी, कि जिसमें पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात, मैं थोड़ा बता भी दूं क्योंकि कई बार हमारे जो छात्र हैं वो सती और जौहर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सती प्रथा थी, एक जौहर प्रथा थी।
उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। सती प्रथा जिसमें पति की मृत्यु के पश्चात, अब वो चाहे किसी भी उम्र का पति, उसकी जब मृत्यु हो जाया करती थी तो अक्सर उनकी जो विधवा पत्नियां होती थी उनको भी पति की चिता के साथ ही अग्नि समाधि लेनी पड़ती थी और वो अपने प्राण को त्याग दिया करती थी। कितना भी भयानक वो मंजर होता होगा जब जीवित स्त्री अपने पति के साथ ही चिता पर अपने प्राण को त्याग दिया करती थी। तो इस जो कुप्रथा थी उस पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय जिनको कि भारतीय नव जागरण का अग्रगामी भी कहते हैं और काफी रोल उनका रहा, तो राजा राम मोहन राय ने बड़ा इनिशिएटिव इसमें लिया और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1829 में चैप्टर 17 के माध्यम से ये सती प्रथा उन्मूलन कर दिया। यदि अब कोई जबरदस्ती बाध्य करता है किसी स्त्री को सती होने के लिए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी एक और प्रथा थी, मैं यहाँ पे जानकारी के आपको बता दूं, जौहर जो प्रथा थी, तो आपने अभी मूवी भी एक आई पद्मावत, उसमें भी आपने देखा होगा कि जौहर जब शत्रु लगभग जीतने की कगार पे आ जाते थे तो जो हिंदू स्त्रियां थी या राजपूतानियां जो थी वो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, जानती थी कि अब शत्रु जीतने की कगार पे है और हमारी सेना पराजित होने वाली है, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए वो एक बड़े अग्निकुंड को जलाती थी और उसी अग्निकुंड में एक एक करके राजपूतानियां कूद जाया करती थी और अपने प्राणों की बलि दे करके अपने अस्मिता की, अपने राज्य की इज्जत की वो रक्षा किया करती थी। एक जौहर प्रथा हुआ करती थी। तो सती प्रथा का उन्मूलन जब किया गया तो कई बार समाज में लोगों को लगा ये कि ये हमारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा रीति रिवाज है, तो उसको छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं ब्रिटिश। तो लोगों के जनमानस में भारतीय ब्रिटिश एम्पायर के लिए नेगेटिव फीलिंग डेवलप होना स्टार्ट हो गई कि ठीक है शासन तो कर रहे हैं लेकिन ये हमारा जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, इसको भी तोड़ने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। इससे भी इम्पैक्ट, खराब इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के उसके लिए। तो एक और चीज अगर हम देखते हैं कि फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया। अब अगर मान लीजिए स्त्रियां सती नहीं हो रही है, सती प्रथा पर रोक लगा दी गई है, तो जिनके पति मर जाएंगे तो वो विधवाओं की संख्या अच्छी खासी समाज में बढ़ जाएगी और विधवाओं के साथ उस समय कैसा व्यवहार होता था आप समझ सकते हैं। अभी वर्तमान परिवेश में भी आप देख सकते हैं कि कई बार शुभ कार्यों में उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं कि नहीं ये विधवा है, विधवा है। तो विधवाओं को पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लाया गया। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, लेकिन इतना आसान नहीं था कि विधवाओं के साथ में पुनः शादी हो और उसको समाज में स्टेबल किया। लेकिन ये कानून बन जाने से बहुत सारी स्त्रियां जिनके पतियों की मृत्यु, असमय मृत्यु हो गई थी, वो समाज की मुख्य धारा के साथ में जुड़ी। अब विधवाओं, जब आप अभी सन 2022 में आप कल्पना कर लीजिए कि क्या स्थिति है और क्या हम अपने परिवार के किसी बच्चे की शादी क्या ऐसी स्थिति से करना चाहेंगे, आपके दिमाग में अभी भी संशय की स्थिति रहेगी। तो उस समय 1856 में जब ये नियम लाया गया होगा तो भारतीयों के मन मस्तिष्क पर कैसी छाप पड़ी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों ने क्या रिएक्ट किया होगा। तो उनको लगा कि ये हमारे सामाजिक ताने बाने ढांचे में इतना परिवर्तन कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन सत्ता के प्रति एक नेगेटिविटी जो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जन्म ले रही थी। और ये नेगेटिविटी आप देखेंगे कि वो 1857 में एक क्रांति के रूप में, विस्फोट के रूप में आपको दिखाई पड़ती है। इसमें आम जनमानस भी इसमें आकर के कूद गया था। फिर अगर आप देखें कि उस समय धीमे धीमे जो थे ये अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया था और कन्वर्जन भी स्टार्ट हो गया था। वो चाहे सेना में हो चाहे गरीब लोगों का हो, धीमे धीमे जो है उसको ईसाई मिशनरीज ने एक मुहिम बनाई और फ्री में बाइबल बांटी जाती थी। उनको नौकरियों में भी ऑफर दिया जाता था, शिक्षा में भी ऑफर दिया जाता था और कुछ को लाभ भी दे दिया जाता था।
टैक्सेस में छूट दी जाती थी जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया करते थे। तो इस प्रकार से धीमे धीमे छोटा छोटा लालच, प्रलोभन या अच्छाइयाँ बता करके कुछ उसका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। तो ये लोगों के दिमाग में एक बात आई कि ये धीमे धीमे हमको ईसाई बनाना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और हमारे धार्मिक तंत्र में भी, हमारी आस्थाओं में भी ये कहीं ना कहीं कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो ये ईसाई मिशनरियाँ जो ये काम कर रही थी, जो बाइबल बांट रही थी, जो नौकरियाँ दे रही थी, जो भारतीयों को, हिंदुओं को धीमे धीमे ईसाइयत में कन्वर्ट कर, इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट उस समय समाज पर पड़ा और लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका पूर्ण जोर से विरोध किया और जब मौका मिला 1857 में तो उन लोगों ने भी ये क्रांति की अलग को जलाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। फिर अगर हम देखें तो अभी जब तक कि मुस्लिम्स का शासन था, मुगल्स का शासन था, तब तक पर्शियन, अरबी ये हमारी मुख्य भाषा हुआ करती थी। लेकिन अब जब से ब्रिटिशर्स ने रूल एस्टेब्लिशमेंट किया तो पर्शियन का जो स्थान था वो धीमे धीमे किसने ले लिया, वो ले लिया इंग्लिश। तो उनको लगा कि हमारे भाषाई स्तर पर भी अब कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है, तो अब हमारी जो भाषा है उसको हटा करके अंग्रेजी को भाषा बनाया जा रहा है। तो इससे भी लोगों के मन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ना स्टार्ट हो गया। वो हम देखते हैं कि ऐसे लोग भी धीरे धीरे संगठित हुए और जुड़ते चले गए। फिर रेशियल डिफरेंस उठाई तो हमारे समाज में अभी भी आप देखते हैं रेशियल डिफरेंस है। अमेरिका का उदाहरण आप ले लीजिए, अभी भी काले गोरे का है। तो भारतवर्ष में भी उस समय आज से 400 साल पहले हम देखे तो क्या रेशियल डिफरेंस नहीं रहा होगा, जब आज इतना पढ़ा लिखा समाज है, जब इतना रेशियल डिफरेंस दिखाई पड़ता है। हमें अभी भी उत्तर पश्चिम की बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं, तो उस समय कितना रहा होगा काले गोरे का। तो रेशियल डिफरेंसेस के कारण वो आपके प्रमोशंस कम होते थे, आपको जगह जगह टोका जाता था। रेशियल डिफरेंस के कारण ही हम देखते हैं कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से जो है बाहर फेंक दिया गया था, रेशियल डिफरेंस था, जबकि उनके पास में फर्स्ट क्लास का टिकट था। फर्स्ट क्लास का टिकट था तो वो बैरिक थे बैठने के, लेकिन रेशियल डिफरेंस के कारण उनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया। और तो वो रेशियल डिफरेंस भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण था भारतीय जनमानस के उसमें कि वो उनको कि जो दूरी थी वो बढ़ती चली जा रही थी, कम ना होने के कारण वो बढ़ती चली जाती है। जब दूरियां बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं क्रांति जन्म लेती है और विस्फोट कहीं ना कहीं उसमें होता है। हम अगर कुछ आर्थिक कारणों पर भी चर्चा करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हर साम्राज्य, हर सत्ता के पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य क्या होता है, धन। एक कहावत भी है, जब अर्थ बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। तो धन एक बहुत बड़ा कारण था, अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा कारण थी। जो मसाले का व्यापार करने वाली कंपनी भारत में आकर के रूल करने लगती है, अपना एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट कर लेती है। तो धन की निकासी भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ थोड़ी थी, तो कच्चे माल को यहाँ से लिया जाता था, टैक्सेस जो है उनके कम थे, भारतीयों पर ज़्यादा लगाया गया। जहाँ जहाँ उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिशमेंट कर लिया था वहाँ पर अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए बहुत कम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन भारतीयों को व्यापार करने के लिए टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। ज़्यादा टैक्स देने के कारण जो भारतीयों का सामान था वो महंगा हो जाया करता था, उनका सामान सस्ता रहता था। और हमारे जब मार्केट में जब चीज़ें आती थी, आज भी हमारी मानसिकता वही है, हम अमूमन ये मार्केट में तोल मोल करते हैं, पूछते हैं कि ये सामान कितने सामान, और हमारी नज़र हमेशा कम पैसे वाले सामान पर जाती है और हम सामान वही खरीदते हैं कि गुणवत्ता भी हो और पैसा भी कम हो, तो हमारी नज़र वही जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो जब मार्केट में सामान आता था तो हमारी नज़र उस पर जाती थी और हम वो सस्ता अच्छा सामान लिया करते थे। इसके पीछे कारण भी, एक कारण मैं आपको जरूर बता दूं कि यूरोप में तब तक की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति हो चुकी। औद्योगिक क्रांति का मतलब है जहां आदमी की जगह अब मशीनें काम करना प्रारंभ कर देती, मशीनों पर आदमी निर्भर हो गया। अब एक आदमी एक स्वेटर जो है कम से कम 1 या 2 दिन में बनता है, मशीन जो है एक दिन में सैकड़ों स्वेटर तैयार कर देती है, सैकड़ों कपड़े तैयार कर देती है, सैकड़ों शर्ट तैयार कर देती है।
मशीन का प्रोडक्शन ज़्यादा तेज होता है, मशीन का प्रोडक्शन ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण होता है, उसकी फिनिशिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। अब मैन पावर अगर कोई चीज़ बनाती है तो उसमें 1 दिन का 2 दिन का आदमी का दिहाड़ी का भी समय लगता है, तो जो हाथ द्वारा बनी हुई चीज़ें होती हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एक तो कच्चा सामान जब आप ले रहे हैं तो वहाँ भी आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ी, क्योंकि आप भारतीय हैं। ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती चाहे वो नील की खेती हो, चाहे जूट की खेती हो, ज़बरदस्ती करवाते थे और फिक्स प्राइस पर ही सामान ले लिया करते थे। तो बचा हुआ सामान किसान हमेशा महंगे दामों में बेचता था, वो भारतीय बेचारे पाते थे। तो भारतीय जब लघु कुटीर उद्योग वाले उसमें जब सामान बना, पहले तो सामान थोड़ा महंगा पाया, फिर जब उस सामान पर लग गए, उसको बनाया तो उसकी लेबर कॉस्ट जुड़ी, जब लेबर कॉस्ट जुड़ी तो सामान और महंगा हो गया मशीनों के कंपैरिजन में। और जब उसकी फिनिशिंग हुई तो फिनिशिंग मशीनों के कंपैरिजन में जो हाथ की जो फिनिशिंग थी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती थी। अंग्रेज रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदते थे, उनको टैक्स बहुत कम पे करना पड़ता था और वो समुद्र के जहाज के माध्यम से वो सामान कच्चा माल, चाहे वो सूत हो, चाहे जूट हो, चाहे नील हो, वो इंग्लैंड चली जाया करती थी और वहाँ मशीनों के माध्यम से उसका प्रोडक्शन तैयार हो जाता था और फिर समुद्री रास्ते से जहाज के माध्यम से वो सामान भारत में आता था। और जब भारत में आता था तो जब कॉम्पिटिटिव रेट जब रखे जाते थे तो उनका सामान सस्ता भी था और क्वालिटी भी अच्छी थी, तो उनका सामान बिक जाया करता था और भारतीयों के सामान अक्सर नहीं बिक पाते थे। तो जब नहीं बिक पाते थे तो भारतीयों ने धीमे धीमे वो सामान कच्चा माल भी लेना कम कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बिक ही नहीं रहा था। इससे हम देखते हैं धीमे धीमे भारतीय जो लघु कुटीर उद्योग थे, जो छोटा 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 जो काम था, जो आदमी कमा के पैसे कमा के खा लिया करता था, वो लघु कुटीर उद्योग धीमे धीमे नष्ट होने लगे और एक बड़ा वर्ग जो भारतवर्ष का था स्वरोजगार की जो करता था, इसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, मेक इन इंडिया। तो जो स्वरोजगार जो वाला जो बिजनेस था वो धीमे धीमे पूरा खत्म होने लगा और ऐसा खत्म हुआ कि वो लोग बेरोजगार हो गए। इसको कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी औद्योगिकरण की नीति। किस प्रकार से भारत का जो छोटा लघु कुटीर उद्योग था वो धीमे धीमे करके समाप्त होता चला गया। अब जब लोग बेरोजगार हो गए तो क्या करें? बेरोजगार आदमी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं वो दूसरा काम करने का प्रयास करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर वो अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा। ऐसे लोग भी 1857 का जो बिगुल जब फूका तो उसमें जोर शोर के साथ में वो लोग भी उसमें शामिल हो गए और कूद पड़े। अब किस प्रकार से भारतीय पैसा भी, अगर आप देखें इस पे आगे जाकर के हम जब देखते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने बड़ा अच्छा उस पर काम किया और लिखा भी उस पर, ट्रेड वेल्थ वैल्यू पे काम किया। बहुत सॉफ्टली और बहुत आसान तरीके से भारतवर्ष का पैसा किस प्रकार से इंग्लैंड जा रहा है, इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। हम इतिहास के विद्यार्थी हैं तो हम जाने कि ये शक्तियाँ आती थी तो क्यों आती थी। तुर्क आए, मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, ये क्यों आते थे, क्यों यहाँ पर आकर के कॉन्कर करते थे, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? पैसा, धन, अर्थव्यवस्था। तो किस प्रकार से अंग्रेज भारतवर्ष को लूट रहे थे और वहां ले जाते थे। एक किसी इतिहासकार ने लिखा भी है कि अंग्रेज जो थे वो स्पन के रसगुल्ले के समान थे, जो हम लोग सफेद रसगुल्ला देखते हैं छेने का बना, वो स्पन के समान थे, जो आते थे और यहाँ भारत की नदियों में चाशनी में डूबते थे और जा करके वो वापस इंग्लैंड में टेम्स नदी में उसको निचोड़ाया करते थे। तो स्पंज की क्वालिटी होती है कि अगर एक बाल्टी आप पानी भर दें इधर और एक दूसरी बाल्टी खाली रखें और वो रसगुल्ला गीली बाल्टी में डालें और फिर उसका पानी निचोड़ते रहें, कुछ समय ये प्रोसेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी और ये बाल्टी पूरी भर जाएगी। तो अंग्रेज भी ऐसे थे, उन्होंने भारतवर्ष का जो धन विधुमन था वो उसी स्पंज के रसगुल्ले के समान किया और धीमे धीमे हमारा पैसा लेते चले गए। कैसे ले गए इसको भी जानना जरूरी है। सैलरीज के रूप में जो भी अंग्रेज यहाँ काम कर रहे थे, वो चाहे गवर्नर जनरल हो, चाहे वॉइसरॉय हो, चाहे लॉर्ड्स हो, चाहे सैनिक हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे सिविल सर्विसेज के लोग हो, चाहे जो भी लोग हो, जो यहाँ सेना में भी काम कर रहे थे, आर्टिलरी में भी काम कर रहे थे, जो लोग भी यहाँ काम कर रहे थे उनको एक अच्छा मोटा वेतन सैलरी मिलती थी, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंडिचर बहुत कम थे। तो वो मोटा वेतन अपना कहाँ भेज दिया करते थे? अपने परिवार के रखरखाव और अपने लिए वो ब्रिटेन में भेज दिया करते।
तो धीमे धीमे यहाँ का पैसा वहाँ जाता था, वहाँ अर्थव्यवस्था और स्ट्रांग हो गई। और जो लोग रिटायर हो जाते थे उनको पेंशन भी भारत से मिलती थी, वो रहते तो वहाँ थे लेकिन उनको पैसा पेंशन भारत के खजाने से दिया जाता था। और इस प्रकार से सैलरी के रूप में, इस प्रकार पेंशन के रूप में ये पैसा ब्रिटेन जा रहा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रही थी। फिर गिफ्ट्स के रूप में, लूटमार के रूप में, यहाँ पर महंगे महंगे गिफ्ट, उस समय गिफ्ट का मतलब है सोना, हीरे, जवाहरात, महंगी महंगी चीजें जो गिफ्ट की जाती है। अभी भी आप देखिए प्रशासनिक है सब चीजों में आपके महंगे तोहफों का चलन है। तो वो महंगे तोहफे कहाँ जाएंगे? महंगे तोहफे वापस ब्रिटेन भेज दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि भारत से कच्चा माल तैयार होता था। कच्चा माल यहाँ से चाहे जूट हो, चाहे पटसन हो, चाहे सूत का हो, चाहे जितना भी, चूंकि वहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तो यहाँ से कच्चा माल माइग्रेट करके ले जा करके कच्चा माल ले आते थे वहाँ, और वहाँ ले आकर के सामान बना करके उसको वापस भारत को मार्केट के रूप में इस्तेमाल करते थे। वो सामान वापस इंडिया में आता था और यहाँ बिकता था। यहीं का कच्चा माल आके यहीं बिकता था और उससे काफी बड़ी मात्रा में मुनाफा वाली कमाई जाती थी। और वो जो मुनाफा वाली कमाई जाती थी वो पैसा भी कहाँ माइग्रेट होता था? ब्रिटेन में, इंग्लैंड चला जाता। फिर हम देखते हैं कि 1853 में 1853 में जब गवर्नर जनरल यहाँ पर डलहौजी थे तो उस समय पहला जो ट्रेन चलाई गई थी वो मुंबई में थाने से चलाई गई थी, बॉम्बे महाराष्ट्र मुंबई से थाने से चलाई गई। तो ये जो रेल व्यवस्था भारत में स्टैब्लिश की जा रही थी, ये उस समय उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजों ने, बड़े बड़े घरानों ने, बड़े बड़े लॉर्ड्स ने, बड़े बड़े सामंतों ने अपना पैसा इसमें लगाया। जो भारतीय रेल का विस्तार जो हो रहा था उसमें पैसा भी उन्होंने लगाया। अब कोई ऐसे तो पैसा लगाएगा नहीं कि फ्री में केमने लगा दिया। जब पैसा लगाएगा तो उसके एवज में उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कुछ शेयर मिलेंगे, कुछ डिविडेंड मिलेंगे या कुछ उनको ब्याज मिलेगा। तो वो पैसा जो यहीं से उन्होंने कमाया सैलरी के रूप में, पेंशन के रूप में, गिफ्ट्स के रूप में, वही पैसा उन्होंने क्या किया, री इन्वेस्ट कर दिया भारत में, रेलवे से, चाय बागानों में, और उससे बड़ी मात्रा में उनको मिलने लगा ब्याज। इस प्रकार से वो पैसा भी यहाँ भारतीय रेलवे जो चलती थी उससे जो पैसा मिलता था वो उसको रिपे करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनको उस माध्यम से भी पैसा मिलता था। और बहुत बहुत यहाँ पर जमीनें थी लोगों के पास में, लैंडलॉर्डिज्म थी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत अन्य तरीकों के माध्यम से भी हमारे पैसा जो था धीमे धीमे बाहर जा रहा था। और हम जिसको कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो धीमे धीमे गरीब होता चला जा रहा था। लगातार किसी का भी धन विरोहन होता रहेगा तो उससे अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो हमने देखा किस प्रकार से हमारा धन जा रहा था। हमने देखा किस प्रकार से हमारा लघु कुटीर उद्योग को बर्बाद किया गया, खत्म किया गया, और हमारा जो समाज था, एक बहुत बड़ा समाज, वो उससे वंचित रह गया। टैक्स बहुत ऊंची मात्रा में लगाए जाते थे। जो भारतीयों पर जो टैक्स थे वो हाई लेवल पे टैक्स लगाए जाते थे, ज्यादा टैक्सेशन लगाना दिया जाता था भारतीयों को। जैसे मैंने मुगल पीरियड में भी आपको बताया था कि जजिया लगा दिया गया, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया, ऐसे बहुत से टैक्स लगाए जाते थे। तो ऐसे ही वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया कि जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोग के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया गया। जब ज्यादा टैक्स लगाया गया तो उससे ज्यादा पैसे की मुनाफा वाली कमाई गई और वो पैसा जो है वो वापस इंग्लैंड भेजा गया। तो टैक्सेस के माध्यम से भी उन्होंने किया। और हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी, जो हमारे यहाँ व्यवस्था थी, तो वो जो ब्रिटिश एम्पायर ने जो व्यवस्था की थी वो कई व्यवस्थाएं यहाँ लागू की गई। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर आपने नाम सुना हो तो उन्होंने 1793 में एक जमींदारी व्यवस्था लागू की थी जिसको कि हम कहते हैं कि स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, तो सूर्यास्त का नियम भी कहते थे। परमानेंट सेटलमेंट किया तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। जब मैं बंगाल कहता हूँ तो बंगाल का मतलब है, तो ये मैं उस समय के बंगाल की बात कर रहा हूँ। उस समय का जो बंगाल था तो उसमें बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा आता था। बहुत बड़ा प्रोविंसेस था। वो डायरेक्ट जो है उत्तर प्रदेश से आके लगता था, अवध प्रोविंसेस से आके लगता था। बहुत बड़ा प्रोविंसेस था बंगाल। आज का बांग्लादेश नहीं, आज का पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा बांग्लादेश था, वेस्ट बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, ये झारखंड था, ये पूरा मिल करके क्या बनता था, बंगाल बनता था। बहुत बड़ा प्रोविंसेस था और यहाँ लैंड फर्टाइल थी, बारिश बहुत अच्छी होती थी,
तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट कर दिया। परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया। जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया गया, किसान को नहीं, जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया गया। जमींदार जो थे उसके परमानेंट ओनर बन गए और जमींदारों और अंग्रेजों के बीच में टाई अप हो गया कि हम आपसे ये फिक्स टैक्स लेंगे, 8/9 हिस्सा हमको चाहिए, 1/9 हिस्सा आप रखो। और ये फिक्स कर दिया गया हमेशा के लिए। तो शुरू में तो अंग्रेजों को फायदा हुआ, लेकिन बाद में जैसे जैसे चीजों के मूल्य बढ़े समय के साथ साथ में, तो उससे फायदा जमींदारों को और किसानों का शोषण लगातार होता रहा। ये पूरा जो बंगाल प्रोविंसेस था इसमें ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। और स्थायी बंदोबस्त से अब अंग्रेजों को ये हो गया कि चाहे अकाल आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे जो भी आए, हमारा जो खजाना है उनको फिक्स एक राशि मिलती रहेगी, और जो फिक्स राशि मिलती रहेगी उससे हमारा एक खजाना भरा रहेगा। तो उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा कि हमको एक फिक्स इनकम की जरूरत है, तब ये उन्होंने लागू किया। इसी प्रकार से हम देखें कि साउथ इंडिया में रैयत वाली व्यवस्था लागू की गई। बंगाल में मद्रास प्रोविंस में रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान, काश्तकार। तो वहां डायरेक्ट किसान से टैक्स लिया गया, और वो व्यवस्था जो है ऊपर की व्यवस्था तो फिक्स थी, इसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया। और स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को मालिक मान लिया गया। अगर वो फिक्स रेट तक सूर्यास्त से पहले टैक्स नहीं दे पाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, और फिर जमींदारी नीलाम दोबारा की जाती थी और किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था। तो इसीलिए इसको सूर्यास्त का नियम भी कहा गया कि सूर्यास्त होने से पहले ही आपको अपने टैक्सेस क्लियर करने पड़ेंगे। अगर नहीं तो आप टैक्सेस पे कर पाएंगे तो उसको किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो ऐसे ही रैयत वाली व्यवस्था होगी, उसमें डायरेक्ट किसान को बनाया गया। जब तक आप टैक्स देते रहेंगे आप जमीन के मालिक रहेंगे, लेकिन जब आप टैक्स नहीं दे पाएंगे तो आपका मालिकाना हक आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसे ही तीसरी व्यवस्था और लागू की गई थी कि पंजाब था, ये अवध का पश्चिमी क्षेत्र जो था, राजस्थान का जो क्षेत्र था नीचे, यहाँ पर एक व्यवस्था लागू की गई थी, महालवारी। महालवारी व्यवस्था लागू की गई थी। संभवतः मुझे याद पड़ता है कि एक लगान पिक्चर जो आई थी आमिर खान की, तो वो लोग सब टैक्स इकट्ठा करके ही जमा करते थे। तो महाल व्यवस्था का एक उदाहरण हो सकता है कि जहाँ महाल मतलब एक गांव, तो गांव में लोग टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, एक व्यक्ति इस पर जिम्मेदार हो जाएगा और वो जाकर के टैक्स जमा कराएगा। पूरा गांव एक इकट्ठा करके टैक्स, यदि किसी कारणवश से कोई एक गांव का व्यक्ति टैक्स नहीं दे पा रहा है उस गांव का, तो वो बाकी लोग की जिम्मेदारी होती थी कि वो इकट्ठा करके उसके हिस्से का भी टैक्स जमा करें। अगर नहीं देंगे तो फिर वो बेदखली कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से तीन व्यवस्थाएं लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी व्यवस्था और रैयत वाली व्यवस्था। ये तीन व्यवस्थाएं लागू की गई थी। उस प्रकार से भारतीय किसानों से मैक्सिमम और फिक्स टैक्सेशन लेने का व्यवस्था एक करी गई। फिर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और उस पर चर्चा करेंगे कि 1857 का विद्रोह जब हम देखते हैं या स्वतंत्रता का संघर्ष देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें मैक्सिमम सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया। तो सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ और कारण भी रहे होंगे कि सैनिक अचानक क्यों दिल्ली को छोड़े। तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। हम देखें कि प्राचीन समय में हमारे एक व्यवस्था थी कि समुद्र अगर हम पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हम हिंदू धर्म के नहीं रहेंगे। और जब अंग्रेज आए यहाँ पर तो अंग्रेजों ने जो युद्ध लड़े, चाहे बर्मा के साथ भी लड़ा, चाहे बाहर भी युद्ध करने गए, तो उसमें अक्सर भारतीय जो लोग सैनिक बने थे ब्रिटिशर्स में, ये लोग को जाना पड़ता था। तो जब ये जाते थे और युद्ध में जीत करके आते थे, ये तो सोचते थे कि हम कंपनी के सिपाही, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जब ये लौट के आते थे तो गांव क्षेत्र में लोग इनको अपना मानने से इनकार कर देते, बोले कि नहीं तुम समुद्र पार गए हो तो तुम हमारे अब धर्म और जाति के नहीं बचे। तो इनका एक प्रकार से सोशल बाइकाट होने लगा। तो जिससे कि इनके मन में हाथ हो गया कि कंपनी हमको जबरदस्ती हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रही है। जब अफगान युद्ध हो रहा था तो वहाँ ये चर्चा फैल गई कि उल्टा सीधा हमको खाने को दिया गया, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी खाने को दी गई जो धर्म के विरुद्ध थी। कहा गया कि जो आटा है उसमें हड्डियों का चूरा इस्तेमाल किया गया है, कहीं कुछ इस्तेमाल किया गया है, तो उनको लगने लगा कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। दूसरा चीज था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ब्रिटिश जो सैनिक थे वो प्रमोट होकर के बहुत ऊपर तक जा सकते थे, मेजर, कैप्टन, आगे तक भी जा सकते थे। लेकिन जो भारतीय थे उनका जो प्रमोशन था
वो मैक्सिमम प्रमोशन जो है सूबेदार तक हुआ करता था, उससे ऊपर उनको रैंक नहीं मिलती थी। चाहे जितना अच्छा काम कर ले, चाहे जितनी वीरता दिखा ले, चाहे पूरा युद्ध ही वो अकेले सिंगल हैंडेड ही उनको जिता दे, लेकिन उनके प्रमोशंस बहुत अच्छे नहीं थे। अंग्रेज सैनिक यहाँ तक जा सकता था और भारतीय सैनिक यहाँ तक ही प्रमोट हो सकता था, लाख बहादुरी के बावजूद। दूसरा, उनके वेतन, सैलरीज, पर्क्स बहुत अच्छे थे, इंक्रीमेंट्स बहुत अच्छे अंग्रेजों के। भारतीयों का वेतन बहुत कम था। उनको समान पद पर काम करने के बावजूद, दोनों का अगर पद बराबर भी है तो भी भारतीयों का वेतन बहुत कम था और उनका वेतन ज्यादा था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी था वहां पर भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में। ये भी उनके दिमाग में बात बैठ गई कि हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं, और कई बार बड़े अपमानजनक शब्दों के साथ उनको बुलाया जाता था। बहुत छोटी रेसिज्म तो था ही काले गोरे का भारतीयों को, तो कई बार उनको गलत शब्द सुअर आदि कह करके भी बुलाते थे। तो घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बात भी भारतीय जो सैनिक थे, जो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे, ये उनको बहुत ज्यादा कचोटती थी। इनकी सर्विस कंडीशन, इनकी लिविंग कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत खराब तरीके से इनको व्यवहार किया था, इनको रखा जाता था। वो सारी स्थितियां भी इनके साथ लागू होती थी, जिससे धीमे धीमे सैनिकों के दिमाग में ये बात घर करती चली गई कि हमारे साथ में बर्ताव अच्छा नहीं होता, हमारे प्रमोशन बहुत अच्छे नहीं। तो ये कारण भी एक बहुत बड़ा कारण था भारतीय सैनिकों का उनसे अलग होने का। दूसरा, हम देखें कि धीमे धीमे करके जो भारतीय लोग थे, उनका विदेशी हुकूमत के प्रति एक घृणा भाव पनपता चला जा रहा था। धीमे 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 जहर जो था भारतीय लोगों के मन में, ये विदेशी हुकूमत के प्रति भरता चला जा रहा था। उनको लग रहा था कि ये हमारे सब चीजों में छेड़छाड़ कर रहे हैं, चाहे हमारे सामाजिक ताना बाना हो, चाहे हमारा धार्मिक ताना बाना हो, चाहे हमारा आर्थिक ताना बाना हो, हर चीज में, चाहे ईसाइयत का प्रचार प्रसार हो, चाहे सती प्रथा, सामाजिक जो संरचना थी उस पर जो उन्होंने कुठाराघात किया, चाहे पर्शियन की जगह अंग्रेजी को ले आया, चाहे उस पर जो कुठाराघात किया, चाहे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो हो रहा था, जो कन्वर्जन किया जा रहा था लालच दे करके, तो इस प्रकार से उनको धीमे धीमे भारतीय समाज के मन में ये बात बैठती चली गई कि ये हमारा कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, और उनके मन में एक जहर का भाव भरता चला गया धीमे धीमे। उसी बीच में आप देखिए कि भारत में ट्रेनों का ट्रेन परिचालन भी किया गया 1853 में बम्बई से थाने के बीच में, और तार भी बिछाया गया, वो जिसको हम टेलीफोन वायर भी कह सकते हैं, टेलीग्राफ वायर भी, उस समय तारों का भी विस्तार किया गया था, काफी हद तक उनका विस्तार किया गया। जो ट्रेनों का भी विस्तार किया गया, तो उसके पीछे भी कई कारण थे कि किस प्रकार से भारत के गांव तक पकड़ बनाई जा सके, जिससे कि गांव क्षेत्र के अंदर से जो कच्चा माल है वो हम आसानी के साथ में ला सके, उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सके। तो उसके पीछे उद्देश्य तो ये था कि मुख्य उद्देश्य जो था कि हम गांव तक अपनी लाइफ लाइन बिछा दें, और जिससे वहां से कच्चे माल को आसानी से निकाल सकें। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब वॉर स्टार्ट हुआ, जब प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जब स्टार्ट हुआ, तो ये इसी रेल का जो इस्तेमाल था वो मैक्सिमम इस्तेमाल हुआ सैनिकों को पहुंचाने में, विद्रोह को कुचलने में, इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ, और इसी तार का भी इस्तेमाल किया गया जो टेलीग्राफ तार था। उसी समय क्या हुआ कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण और हो गया कि ये अफवाह फैल गई सैनिकों के बीच में कि नई नई एक राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी, एनफील्ड राइफल। तो ये अफवाह फैल गई कहीं कि जो ये रॉयल एनफील्ड जो एनफील्ड जो राइफल जो इस्तेमाल की जा रही है, इसका जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की जो चर्बी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वो चिकनी हो जाए, और उस गाय और सुअर के चर्बी लगे कारतूस को मुंह से जो है उसको खींच करके तब वो कारतूस लगाना पड़ता था, उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। तो हिंदुओं में गाय बहुत पवित्र मानी जाती थी, तो हिंदुओं के लिए तो बड़ा ये अपमानजनक था, और मुस्लिम्स में सुअर को जो है बहुत खराब और दृष्टि से देखते, उससे नफरत करते थे, तो उनके लिए भी ये बर्दाश्त के बाहर था। तो ये जो हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे, उन्होंने इस चीज को, इस कार्टिजेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और इसीलिए जो पहला जो रिएक्शन आया वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में मंगल पांडे ने उसको विद्रोह किया कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और
और जब कहा कि नहीं इसको इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी लोगों ने वहाँ, काफ़ी सैनिकों ने इसका विरोध किया और उसके फलस्वरूप उन लोगों को मृत्यु की दंड दिया गया। और कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया। ये तात्कालिक कारण था, किसी एक कारण के कारण जो है विद्रोह नहीं होता है। लगातार हैमरिंग लगातार जब हैमरिंग होती है हमारे ऊपर, तो धीमे-धीमे एक करके सैकड़ों कारण बन जाते हैं और ये सैकड़ों कारण के कारण कोई एक ऐसा कारण होता है जिसके कारण तुरंत ज्वाला जो है भड़कती है और वो सारा जो गुबार भरा रहता है पीछे का, वो एकदम से विस्फोट कर जाता है और इस रूप में सामने आया हमारा ये क्रांति अवध की, जो ये 1857 की जो क्रांति थी वो सामने आई। अब जो पूरा जो उत्तर भारत था ये लगभग इसमें शामिल हो गया। हम आपको कुछ जगह बताते हैं मेन जहाँ पर इसमें किसने किसने इसका नेतृत्व प्रदान किया। तो पहले तो हम जहाँ बैठे हुए हैं, जो ये लखनऊ शहर है और नवाबों का जो शहर है, यहाँ पर रानी बेगम हजरत महल, जो रानी बेगम हजरत महल थी, उनके जब पुत्र ब्रिजेश कादिर को दत्तक पुत्र की गद्दी नहीं मिली तो उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया, यहाँ पर लखनऊ में। फिर अगर आप दिल्ली में देखें तो जो मुगल परंपरा में थे, मुगल बादशाह की परंपरा में थे, उस समय बहादुर शाह थे, जो जफर के नाम से भी जाने जाते थे, जफर के नाम से शेर व शायरी करते थे, बहादुर शाह जफर। हालांकि वो तैयार नहीं हुए जल्दी, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं आप ही हमारे मुगल परंपरा के बादशाह हो, तो आप ही इसको लीडरशिप प्रदान करें। और बड़ी जब उन्होंने देखा कि भारतीय लगातार जीतते जा रहे हैं, विद्रोही लगातार जीतते जा रहे हैं, जो संघर्षशील कर रहे हैं वो जीतते जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और दिल्ली में उन्होंने उसको नेतृत्व प्रदान किया। वो थे और बख्त खान थे, बख्त खान जफर जी और बख्त खान ने वहां पर दिल्ली में इसको नेतृत्व प्रदान किया। बरेली, जिसको हम रोहेलखंड भी कहते हैं, वहां पर देखें तो वो खान बहादुर खान जो थे, उन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया, खान बहादुर खान। झांसी में सबको पता है कि झांसी में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो वहां रानी लक्ष्मीबाई ने जिस प्रकार से युद्ध किया, जिस प्रकार से उस स्त्री हो करके भी उसने भारतीय सेना का नेतृत्व किया, उस प्रकार से अंग्रेजों के दांत उसने खट्टे कर दिए। एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा भी है कि भारतीय, जहां उनकी समाधि बनी हुई, कहा कि भारतीय मर्दों में एकमात्र जो भारतीय क्रांतिकारियों में जो अगर कोई एकमात्र जो कोई मर्द था वो ये थी रानी लक्ष्मीबाई। उनको यहाँ तक कह दिया कि वो इस प्रकार लड़ी कि ऐसे पुरुष क्या होता है। इसलिए उनकी वीर गाथाएं हम बच्चों को सुनाते भी हैं, बताते भी हैं कि दोनों हाथों में तलवार लेकर के, चाकू लेकर के वो अंग्रेजों से किस प्रकार से युद्ध किया। तो वो झांसी में उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। कानपुर में देखें तो नाना साहब, क्योंकि उनकी पेंशन रोक दी गई थी, क्योंकि वो दत्तक पुत्र थे, तो उनकी पेंशन रोक दी गई थी, तो नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया और रानी लक्ष्मीबाई को नाना साहब का सहयोग किया तात्या टोपे ने, और काफी वो सपोर्ट भी किया तात्या टोपे जी ने। और बाद में पकड़े जाते हैं, एक जमींदार मजबूरी कर देता है और बाद में पकड़े जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको हत्या कर दी जाती है। और एक बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, जिसको आरा कहते हैं, वहाँ पर काफी वृद्ध अवस्था में थे कुंवर सिंह, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उसको, ये लोग कुछ हमारे क्रांतिकारी हैं, तो उन्होंने मुख्य रूप से वहाँ पर उसको क्रांति को सपोर्ट किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला साहब ने जो है इस नेतृत्व को संघर्ष में नेतृत्व प्रदान किया। इस प्रकार से हम देखें तो जो मेन हमारे जो शहर थे वहाँ पर इन लोगों ने सबको नेतृत्व प्रदान किया और ये बड़ी वीरता के साथ में लड़े, बड़ी वीरता के साथ में लड़े। लेकिन घटनाएं चलते, शुरू में तो सब जीतते रहे, शुरू में लोग जीतते रहे, लेकिन धीमे धीमे जो ब्रिटिशर्स थे वो संगठित होते चले गए। उनके पास में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, बहुत सारी चीजें थी, और उसके कारण वो फिर अंग्रेज जीते और ये लोग बाद में पराजित हुए। कौन से ऐसे कारण थे कि जो ये पराजित हुए, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि जैसे कि कोई इसकी डेट निर्धारित नहीं थी कि किस डेट में ये विद्रोह होना है। पहली घटना आप देखते हैं कि बैरकपुर में घटी मंगल पांडे के समय में, और उसके बाद में
तो मेरठ में करीब 11 मई के आसपास में मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और उन्होंने अचानक दिल्ली की तरफ कूच कर दिया था। तो कोई वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज्ड ये चीज नहीं। और देखें कि अगर हम वास्तव में बात करें तो राष्ट्रवाद से ज्यादा उस समय व्यक्तिवाद भी था कि जिनको फायदा मिल रहा तो वो शांत हो गए, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे बहुत सारे लोग, चाहे साउथ इंडिया के लोग, जिनको फायदा मिला तो वो शांत हो गए। और इन लोगों ने यहाँ पर जो है नेतृत्व प्रदान किया इन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा व्यक्तिगत भी अपना होता कि हमको भाई पेंशन नहीं मिल रही, हमारा दत्तक पुत्र नहीं मिल रहे, तो हम उस प्रकार से यूनाइटेड नहीं हो पाए, उस प्रकार से हम राष्ट्रवाद नहीं पैदा कर पाए जिस प्रकार से भी हम आगे देखेंगे कि जब कांग्रेस का गठन होता है उसके बाद में राष्ट्र का भी परिकल्पना दिखाई पड़ती है और राष्ट्रवाद भी दिखाई पड़ता है। और भारत को देखिए आजाद कराने में उस समय जो राष्ट्रवाद था उसने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो असफलता में बहुत बड़ा कारण था कि और कोई बहुत अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया, लीडरशिप, क्योंकि बहादुर शाह जफर काफी बुजुर्ग अवस्था में थे, वो नेतृत्व नहीं प्रदान कर पाए। और एक अंग्रेज इतिहासकार ने कहा भी कि यदि एक भी योग्य नेता इनके विद्रोहियों के साथ अगर होता तो हम सदा के लिए भारत को हार गए। अगर एक भी योग्य नेता होता तो सदा के लिए भारत को हार गए होता। तो इनके पास में योग्य नेतृत्व का भी अभाव था। फिर इनके पास में इनका संगठन मजबूत नहीं था, इनका कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा नहीं था, कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था इनके साथ, अच्छे हथियार नहीं थे, जोश था, जज्बा था, अंग्रेजों को भारत से भगा देने का उन्माद भी था उनके अंदर, लेकिन अच्छे हथियार नहीं थे। बहुत सारे लोग तो उस समय भी तलवार के साथ में और उस समय भी भाले के साथ में लड़ रहे थे, जबकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अच्छे हथियारों के साथ में लड़ रहे थे, उनके पास अच्छी राइफल थी। किसी ने भारत में कहा भी था कि इस नीली टोपी वाली राइफल ने तो हमको चलने से पहले ही मार डाला, ये चलने से पहले ही हम लोग की हत्या कर देती थी, इसकी आवाज से लोग डर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रेलवे ने, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डाक तार में, तार जो व्यवस्था जो थी, क्योंकि हमको सूचना भेजने में बहुत समय लगता था, हमारी सूचना बहुत लेट पहुंचती थी, आदमी जाता था तब पहुंचती थी, वो तार के माध्यम से, घंटी के माध्यम से लगभग 4000 मील में वो तार बिछाए जा चुके थे, तो सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच रही। जब सूचना पहुंच जाती थी कि कहाँ जीत गए और कहाँ किसकी नाजुक है, किसको बैकअप प्लान चाहिए, किसको सपोर्ट चाहिए, तो तुरंत रेलवे, जो भारतीय रेलवे थी, जिसका आप देखिए कि उस समय यहाँ पर विस्तार किया कितने सही टाइम पर 1853 में, वो रेलवे के माध्यम से सेनाएं तुरंत एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती थी और विद्रोही बेचारे भौचक्के रह जाते थे कि अभी उन्होंने जो संघर्ष करके जीता है उसको अगले दिन वो गंवा दिया करते थे, क्योंकि बैकअप प्लान उनका बहुत मजबूत था। तो तुरंत वहाँ सेनाएं पहुंच जाती थी टाइम से। तो भारत और एक भारतीय विद्रोही ने कहा भी कि ये जो तार हैं, ये जो तार हैं, इन तारों ने हमारा गला, हमारे हम क्रांतिकारियों का गला ही घोट दिया है, हम हमारी मृत्यु हो गई इससे, हम लड़ने से पहले ही हार गए इससे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि, और दूसरा धन का भी अभाव था, बहुत ज्यादा पैसा इनके पास नहीं था, तो जब पैसा नहीं था तो अच्छे हथियार नहीं थे। यूरोपीय जो सैनिक थे वो ट्रेंड सैनिक थे और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी उनके साथ में शामिल थे, पंजाब के लोग जो थे उनके साथ शामिल थे। यहाँ सैनिकों ने विद्रोह जरूर किया लेकिन दक्षिण पूरा छूता रहा, दक्षिण के लोग इनके साथ शामिल थे, तो वो इनके साथ में लोग जुड़े रहे। इनको कुशल नेतृत्व भी मिलता रहा और एक एक चीज की इनकी मॉनिटरिंग बहुत प्रॉपर होती रही। भारतीय एक दूसरे के साथ में संवाद भी स्थापित नहीं कर पा रहे थे, जिससे ये हुआ। तो जब ये विद्रोह, ये जो स्वतंत्रता संघर्ष, विद्रोह नहीं कहेंगे हम, स्वतंत्रता संघर्ष कहेंगे, विद्रोह अगर हम कहें तो ये भारतीय नजरिए से तो हमने तो स्वतंत्रता पाने का प्रयास किया, हमने विद्रोह नहीं किया। विद्रोह ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं कि भाई उन्होंने हमारी सत्ता के अगेंस्ट में विद्रोह किया। तो जब ये प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कुचल दिया गया पूरी तरीके से, तो अब उस पर पूरा स्टडी किया गया ब्रिटेन में कि ऐसा क्या कारण रहे, ऐसे कौन से कॉजेस थे जिसके कारण ये हुआ। तो उस पर फिर विचार किया गया
और 1858 में 1858 में जो चार्टर एक्ट आया उसके माध्यम से काफी बदलाव किया गया यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि अभी तक जो यहाँ भारत में था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इस बात को समझिएगा, अभी तक कंपनी शासन करी, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ रिलायंस कंपनी है, गोदरेज कंपनी है, टाटा कंपनी है, वो कहीं शासन कर रही है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ शासन कर रही थी, लेकिन अब कंपनी को हटा दिया गया 1850 एक्ट 1858 के एक्ट के माध्यम से। अब कंपनी की जगह सीधा क्राउन आ गया। क्राउन मतलब वहाँ की ब्रिटेन के क्राउन का, महारानी का शासन हो गया डायरेक्ट यहाँ पर शुरू हो गया, कंपनी को हटा दिया गया। अब सत्ता सीधे क्राउन के हाथ में आ गई। और अब जो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल कम वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय यहाँ पे गवर्नर जनरल थे जब ये स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ा गया था, तो वही पहले वायसराय ऑफ इंडिया ही बना दिए गए। लेकिन वायसराय ऑफ इंडिया पर नजर रखने के लिए, अभी तक वायसराय ऑफ इंडिया ही सर्वे सर्वा होता था, लेकिन उस पर नजर रखने के लिए एक ब्रिटेन में भारत स्टेट सेक्रेटरी बना दिया गया, भारत सचिव बना दिया गया। भारत स्टेट के लिए एक अलग सेक्रेटरी बना दिया गया और वो सेक्रेटरी भारत राज्य पर पूरी नजर रखेगा और वायसराय को चीजों को बताना पड़ेगा और उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। उसकी एक 15 सदस्यीय पूरी कमेटी थी वहां पर, और उस कमेटी के माध्यम से जो भारत स्टेट सचिव जो था, भारत सेक्रेटरी जो था, वो भारत पर शासन करता था वहां से बैठकर। और वायसराय ऑफ इंडिया जो था उनको बताते थे गतिविधियां और उनसे गाइड भी देते थे, और इस प्रकार से एक पैरेलल एक सत्ता स्थापित हो गई वहां पर। दूसरा, जब क्राउन के हाथ में सत्ता आई तो क्राउन ने अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़ दिया। अब कहा कि अब भारतीय जितना ब्रिटिश एम्पायर है वो ब्रिटिश एम्पायर ही रहेगा, और अब और राज्यों का विलय नहीं किया जाएगा, चाहे वो डॉक्ट्रिन और लैब्स के माध्यम से हो जो डलहौजी ने राजनयिक नीति बनाई थी, चाहे वेलेजरी की सहायक संधि के माध्यम से हो, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो। कोई भी युद्ध या विस्तारवादी नीति नहीं फॉलो करी जाएगी, और जितना एम्पायर है उसी एम्पायर को किया जाएगा। तो विस्तारवादी नीति का भी उन्होंने परित्याग कर दिया और गोद देने की प्रथा भी अब प्रारंभ कर दी गई थी, उसको खत्म कर दिया गया। यही सर देखें, एक नई व्यवस्था और जारी होती। उनको लगा कि इस विद्रोह में, चूंकि बहादुर शाह जफर और ज्यादातर जो लीडर्स थे वो मुस्लिम लीडर्स थे, तो उनको लगा कि इस विद्रोह में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो मुस्लिम से निभाई है। तो उन्होंने कहा कि, और मुस्लिम्स का साथ दिया है हिंदुओं ने, तो उन्होंने यहाँ से एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करी, डिवाइड एंड रूल, इनको बांटो और राज करो। उन्होंने उनकी जो पॉलिसीज अब बन के आने लगी, वो पॉलिसीज ऐसी बन के आई जिसमें मुस्लिम समाज, भारतीय मुसलमानों को थोड़ा सा उनका हक छीना गया, उनको थोड़ा सा दबाया गया, थोड़ा सा हिंदुज्म को बढ़ाया गया। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डाली गई, जिससे कि दोनों धड़े अलग हो जाए, और जब अलग रहेंगे तो ये कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह करने का सोच नहीं पाएंगे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी यहाँ से उन्होंने अडॉप्ट की ब्रिटिश यहाँ से। फिर 1861 में हम देखते हैं कि एक आईसीएस का, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का भी गठन किया गया, जिसकी परीक्षाएं अब इंग्लैंड में, ब्रिटेन में हुआ करती थी। वहां पर जाकर के उसका होता था और फिर वही सेलेक्ट होकर के यहाँ पे वापस यहाँ आया करते थे। फिर और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया कि उनको लगता था कि इस विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सैनिकों ने निभाई है। उस सैनिकों में, भारतीय सैनिकों में वो डिफरेंस पैदा किया गया कि अब यूरोपीय सैनिक बढ़ा दिए गए और भारतीय सैनिक कम कर दिए गए। जो रेशियो था उनके बीच में वो कम कर दिया गया। अभी यूरोपीय सैनिक कम थे अभी तक की, भारतीय सैनिक संख्या में ज्यादा थे, तो कंट्रोल करना मुश्किल होता था, इसलिए रेशियो भी कम कर दिया गया उनका। और तोप खाने पर पूरी तरीके से जो अधिकार था वो अब अंग्रेजों का स्थापित कर दिया, ब्रिटिशर्स से हटा दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो क्रांति हुई थी, ये अंग्रेजों के लगातार जो 1757 से लेकर के 1857 के बीच में जो नीतियां थी, जो पॉलिसी, जो शोषण था, उसके अगेंस्ट भारतीय जनमानस का एक, इसमें भारतीय जनमानस भी इन्वॉल्व हुआ था। सैनिकों का पूरी तरीके से विद्रोह नहीं कहा जाता, तो लोगों का भी, किसानों का भी योगदान था, जो युद्ध के क्षेत्र का भी योगदान था। इन सब ने एक योगदान अपना दिया था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके आगे, इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस का गठन किया गया और फिर कांग्रेस ने कैसे
एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया फिर क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ाद कराने। नमस्कार, धन्यवाद।